आजकल बहुत रिपोर्ट आ रही है कि डंकी लगा लगा के पहुंच रहे हैं, कश्ती पलट जाती है, इलीगल तरीका है, बिल्कुल गलत है। जो सबसे पहला रूट था ना वो वाया टर्की था। डंकी लगा के जाते थे, टर्की से जो है वो कश्ती में जाते थे, एक नहर क्रॉस करते थे तो आगे ग्रीस में एंटर हो जाते थे। अच्छा। पैदल का रास्ता बहुत ज़्यादा था और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और चुपके पहाड़ बहुत निकल के भागना है, वहाँ पे। टाइम कितना लगता है ये भी बता दें तुर्की से अगर जाए तो? वैसे अगर ओवरऑल पाकिस्तान से जो है वो टाइम यहाँ से काउंट करें वहाँ तक पहुँचने का तो ये तो 40-45 दिन का टाइम। दुबई वीज़ा लग कैसे रहा है इस टाइम? कौन सा तरीका है जो क्विकली दुबई वीज़ा मिल जाए? अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली 5 इयर्स वाला मल्टीपल एंट्री जो विजिटर वीज़ा है वो अप्लाई करें, उसमें 95% अप्रूवल है। उसमें यहाँ तक कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 30 डेज़ का तो उसमें भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया। आपको हर हाल में 15 लाख या इससे ज़ायद का बैलेंस उसमें शो करवाना है। थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन बताएं, ये जो एयरबस है A380 बड़ा जहाज डबल टैकर होता है और बोइंग 777 बेस्ट फैसिलिटी कहाँ है? कतर एयरवेज है, उन्होंने क्यू सूट्स जो है स्वीट्स वो दिए हुए हैं उसके अंदर, उसमें नहाने वगैरह का भी सारा कुछ है, पूरा एक बेड दिया है। A380 में आपको वहाँ पे ये मिल सकता है, जबकि ये चीज़ आपको इतिहाद के A380 में नहीं मिलेगी। एयर हॉस्टेसेस होती हैं और सारा स्टाफ, स्टीवर्ड्स, पायलट, इनकी सैलरियाँ कुछ आइडिया है? कतर और एमिरेट्स जो दो फर्स्ट नंबर पे हैं, इनकी कम अज़ कम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूं तो 20 लाख प्लस इनकी सैलरी जो है वो मिनिमम है। बाकी जो स्टीवर्ड्स वगैरह होते हैं इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15 लाख प्लस से शुरू होती है। लोग जो सोचते हैं अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सबसे बेस्ट कमाने की जगह आपके तजर्बे की बुनियाद पे कहाँ है इन चारों में से? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। ऊपर हो जाएगा हर टूरिस्ट का लेवल जब साथ में होगा अली बाबा ट्रैवल। सैयद अली जावेद हाशमी साहब जी सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। ट्रैवल एजेंट जब आता है मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल एजेंट, ये जॉब ही मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ट्रैवल एजेंट आपकी सारी आइटनरी बनाता है, आपके बेस्ट हंटिंग करता है, फेयर्स के लेके बेस्ट डेस्टिनेशन बताता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है और मेरे बहुत ट्रैवल एजेंट दोस्त हैं। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है। भाईजान बहुत अहम मसाइलों पे आज आपसे बात करनी है। बिल्कुल। और सबसे पहले कोई आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो दीजिए अली बाबा ट्रैवल के हवाले से। बेसिकली अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र हमने इसलिए शुरू की थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे कि उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उनको एयरपोर्ट पे किस तरह से इमिग्रेशन को क्रॉस करना है। वहाँ पे पहुँच के बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते थे कि जी वहाँ पे पहुँच के कौन लेने आ रहा है या उन्होंने होटल्स कैसे जाना है, वहाँ पे घूमने फिरने की कौन सी जगह है। तो हमने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि एक ऐसा वेंचर शुरू किया जाए जिसके अंदर हम लोगों को जो है वो एक तो अवेयरनेस दे सकें कि आपने पाकिस्तान में लीगल तरीके से किस तरह से पाकिस्तान से बाहर जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो है वो किस तरह से अपने दिन स्पेंड करने हैं। जैसे आपने कहा कि ट्रैवल एजेंट्स आइटनरीज बनाते हैं, आपको बताते हैं डिफरेंट जगहों पे आने जाने का तरीक़ाकार, तो हमने इस पर्पस पे जो है वो ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 13 साल से जो है वो हम इस फील्ड में हैं। लाहौर बेस्ड है? जी बिल्कुल, लाहौर बेस्ड हैं। सही है। और लेकिन अगर आप सिंध, कराची, इस्लामाबाद यहाँ से आप क्यूरीज लेते हैं? हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और हम उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि वो उनकी फैमिलीज़ का किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा हो मामला कि वो लोग वहाँ पर आ सकें, तो हम उनको भी सर्विसेज देते हैं। भाईजान दुबई वीज़ा लग कैसे रहा है इस टाइम? कौन सा तरीका है जो क्विकली दुबई वीज़ा मिल जाए? क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बड़ी रुकावट है, लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं और दुबई की वीज़ा की ज़ाहिर फ़ीस भी है वो भी जाती है, बड़ा परेशानी है। तो कौन सा तरीका है, ख़ास तौर पे ये अगर लौंडा लड़का जा रहा है उसका किस तरीके से वीज़ा लगे? अच्छा, आजकल तो जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी हुई है। आप जिस तरह से ये लोंडे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका काम वहाँ पे जाके खाली तफरी करना नहीं होता, तफरी तो करते हैं ये साथ साथ रहता है, लेकिन इनका काम होता है कि वहाँ पे जाके जो है जॉब वगैरह सर्च करें या कुछ भी करें।
इनका वीज़ा जो है वो अब फैमिली के साथ ही पॉसिबल है, विदाउट फैमिली पॉसिबल नहीं है। सिंगल जॉब वीज़ा नहीं मिल रहा। जॉब वीज़ा तो अब बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ है। जो विजिटर वीज़ा है जिस पे तकरीबन आधा पाकिस्तान आता जाता था, अब विजिटर वीज़ा के ऊपर भी काफ़ी सारी सैंक्शंस लग चुकी हुई हैं। आपको 5 ईयर वाला वीज़ा, अब आजकल जो सबसे बेहतर ऑप्शन है किसी के लिए भी, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली 5 ईयर्स वाला मल्टीपल एंट्री जो विजिटर वीज़ा है वो अप्लाई करें, उसमें 95% अप्रूवल है। अदरवाइज़ आप सिंपल विजिटर वीज़ा जो 30 डेज़ का है वो अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 95% नाकामी का सामना करें। तो कौन सा वीज़ा, वो जो 96 आवर्स वाला वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा? हाँ, 96 आवर्स वाला वीज़ा भी मिल जाता है अगर आपकी कंफर्म टिकट हो और आप या आपने वहाँ से आगे कहीं किसी और डेस्टिनेशन पे जाना हो। या इसके अलावा एक 5 साल का वीज़ा है, 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा है, उस पर रिजेक्शन रेशो बहुत कम है क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा दिखानी पड़ती है ना। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो मांगते हैं कि कम से कम आपके पास 15 लाख से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन हुआ हो। सुन रहे हैं आप? उसमें बैलेंस जो है वो 15 लाख से ज़्यादा मेंटेन हुआ हो, प्लस आपको अब अपना जॉब का या बिजनेस का प्रूफ भी देना पड़ रहा है। सही है। इसके अलावा आपको जो है वो साथ में अपना FRC वगैरह देना है, सोशल टाइज जैसे आपके हैं वो पूरे होने चाहिए, पासपोर्ट और ID कार्ड जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अब मैंडेटरी कर दी गई है किसी भी तरह से। और अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें यहाँ तक कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 30 डेज़ का, तो उसमें भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दी है। पहले UAE वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती थी, अब उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। आपको हर हाल में 15 लाख या इससे ज़ायद का बैलेंस उसमें शो करवाना है, तो तभी वीज़ा अप्लाई। वीज़ा कितने का? वीज़ा की $69 जो है वो पर पर्सन प्राइस इन्होंने कर। नहीं, 5 साल वाला। 5 साल वाला वीज़ा तो सस्ता है, 1000 दिरहम के अंदर अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन 3000 दिरहम्स उसकी सिक्योरिटी है जो सबमिट होती है। वो आपको वीज़े के एंड में एक्सपायरी में जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे तो उसके बाद जिस कार्ड से आपने पेमेंट की होगी वो आपको वहाँ पे वापस होगी। अच्छा, तो 3000 वो तो टेक्निकली वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। 3000 वो और 1000 वो, 4000 दिरहम। 4000 दिरहम इसके ऊपर। 4000 दिरहम इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट कोई 320,000 या 3 लाख 20,000 3.5 लाख के आसपास। ये है। फिर जाहिर है ट्रैवल एजेंट की फीस वगैरह ये वो सारे मामला। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल हम सारा कुछ करते हैं। दुबई में हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ हमारे टूर्स वगैरह जो है वो जाते हैं। भाईजान, यूरोप कंट्रीज से याद आया, ये आजकल बहुत रिपोर्ट आ रही है कि डंकी लगा लगा के पहुँच रहे हैं। हाँ, और बहुत नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं, कश्ती पलट जाती है, इलीगल तरीका है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, थोड़ा सा ये ज़रा ये प्रोसेस समझाएं। डंकी क्या है, किस तरीके से होती है, ये कौन लोग करते हैं, क्या मामला होता है, इसमें खर्चा क्या आता है और कितने दिन में पहुंचता है बंदा, ये बताएं। देखिए, और निकलता कहाँ से और पहुंचता है, मतलब कौन से रास्ते से निकलता है सब? बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा डंकी के हवाले से। अब जैसे हम कहते हैं जी फलाना बंदा डंकी लगा के जा रहा था और रास्ते में ये हो गया, या वो एक कोई बंदा वहाँ पे पहुँच भी गया, उनकी मेंटालिटी ऐसी क्यों बनती है कि उन्होंने डंकी ही लगा के जाना है। आप पाकिस्तान में इस टाइम पे 4 ऐसे ज़िले हैं जिनको बैन किया गया है कि इनको एयरपोर्ट से भी आगे नहीं जाने देना। कौन कौन से? पंजाब के हैं, जैसे गुजरात है, मंडी भाउद्दीन है, गुजरांवाला है, गुजरात है। गुजरांवाला भी है? हाँ जी, यहाँ के लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, यहाँ से एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया जा रहा है। और उसकी क्या रीज़न्स हैं? बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो आज से कोई 15-20 साल पहले चले गए थे यूरोप में, या इससे ज़्यादा पहले चले गए थे, वो भी इन्हीं रूट्स के थ्रू गए। अब जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनका जो एक मिलने का तरीक़ाकार होता है वो आप समझते हैं कि वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो फिर लोग थोड़ा सा उस पर इम्प्रेस होते हैं, वो समझते हैं कि शायद यूरोप जाके हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि ये जाते किस रूट से? हाँ, पहले तो जो सबसे पहला रूट था ना वो वाया टर्की था। जो ये डंकी लगा के जाते थे टर्की से, जो है वो कश्ती में जाते थे, एक नहर क्रॉस करते थे तो आगे ग्रीस में एंटर हो जाते थे। अच्छा। पैदल का रास्ता बहुत ज़्यादा था और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और चुपके पहाड़ बहुत निकल के भागना है वहाँ पे। तो ग्रीस वाले जो थे ना वो ज़्यादा मारते नहीं होते थे इनको। ये जो डंकी लगा के जा रहे थे इनको मार पड़ती थी ईरान में, क्योंकि ईरान से आगे टर्की में जाते थे। टर्की की अथॉरिटीज़ वाले भी इनको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये टर्की में नहीं रुकेंगे, ये आगे ही जाएंगे। जब वो आगे टर्की से वाया शिप जाते थे नहर क्रॉस करके ग्रीस वाली साइड पे, तो वहाँ पे जब पहुँच जाते थे तो इनको कैंप्स में रखा जाता था, लेकिन वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा काम था। अब वो रास्ता बंद हो गया है।
अब वहाँ पे से डंकी लगाना डिफ़िकल्ट हो गया था, तो एजेंट्स ने क्या किया, इन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। दूसरा रास्ता जो है वो अफ्रीकन साइड से है, जहाँ पे मोरक्को है, लिबिया है। आपको पता होगा मोरक्को से जो स्पेन है उसका बीच में जो पानी का फासला है, जो समंदर है, वो सिर्फ 14 किलोमीटर है। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती है कि आप क्रॉस कर नहीं सकते। लेकिन एजेंट्स ने वही तरीक़ाकार इख्तियार किया। अभी जो रिसेंटली 3 कश्तियाँ जो उल्टी हैं, वो उनमें से एक मोरक्को वाली साइड से जो है वो जा रही थी और 2 लिबिया से जा रही थी। अब ये एक ही लाइन में कंट्रीज़ हैं। तो जितने भी एजेंट्स हैं इन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था। लोगों का टाइम कितना लगता है ये भी बता दें। अच्छा, ये जो तुर्की से अगर जाए तो तुर्की से जो लोग जाते थे वो तकरीबन 4 से 5 दिन उनको पैदल चलना पड़ता था, उसके बाद तुर्की क्रॉस होता था। वैसे अगर ओवरऑल पाकिस्तान से जो है वो टाइम यहाँ से काउंट करें वहाँ तक पहुँचने का, तो ये तो 40-45 दिन का टाइम है। बताइए, लोग जो आके बता रहे होते हैं वो 40 से 45 दिन में जो है वो यूरोप पहुँचते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर जो सफ़र होता था वो पैदल होता था या गाड़ियों की डिग्गी में छुपा के उनको लेके जाया जाता था, या उसके बाद फिर वो पहाड़ों के रास्ते वहाँ पे उनको डंकर जो हैं वो आगे लेके जाते होते थे। अब लिबिया के थ्रू ये काम हो रहा था वाया शिप्स। लोगों का वीज़ा लगवाया जाता था सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया से उनको ज़मीनी रास्ते से लिबिया लेके जाते थे, और लिबिया से वहाँ से वाया शिप जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप के किसी भी कंट्री में। और अब इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। भाईजान बात ये है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम और परेशानी में हो ये ना करिएगा। ज़िंदगी में हक हलाल की तरफ जाइएगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाइएगा जिसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो और मईशत के लिए आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को ख़तरे में डालें। मेरा तो ये मैसेज है। भाई इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो जितने भी लोग डंकी लगा रहे होते हैं ना, इन्होंने एजेंट्स को दिए होते हैं 50-50 लाख रुपए। आप हैरान होंगे ये सुन के कि अभी जितने भी लोगों से इंटरव्यूज किए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, ये मीडिया में भी आया है, 50 लाख देने के बावजूद डंकी लगा रहे हैं, 60 लाख देने के बावजूद डंकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि आप 50-60 लाख में शायद अगर अपने ऊपर इतने पैसे खुद से लगाएं, खर्च करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, प्रोसेस से जा सकते हैं, एक प्रोसेस से जा सकते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं इस चीज़ की। अगेन वही वाली बात है, ट्रैवल एजेंट। ये ट्रैवल एजेंट ये या तो बहुत बड़ी जन्नत में होगा, या मैं कह रहा हूँ दोज़ख का कॉर्नर का आग फेसिंग प्लाट भी मिल सकता है इसे अगर इसने लोगों के साथ सही नहीं किया। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मक्का मदीना के मामलात में आप लोग काम करते हैं उम्रे का? हम उम्रे का काम नहीं, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट करते हैं और जो बेचारे जवाद साहब 10-10 रुपए जमा करके सारी ज़िंदगी उम्रे पे जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें क्या होटल की कमिटमेंट करके क्या दे दिया, लोग रुल रहे होते हैं। हम तो देखते हैं, हम जाते रहते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस पर भी कि उनकी बद्दुआ और उनकी मतलब काबे में बद्दुआ और मदीने में शिकायत हो रही है उनकी। सोचें आप। मैं इस पर एक चीज़ आपको छोटी सी एक वाकया सुनाना चाहूँगा। शुरू में जब हमने ये सेटअप शुरू किया तो हमारे पास भी उम्रे की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। हमने अपने किसी और ट्रैवल एजेंट से एक उम्रे का पैकेज बुक किया। एक हस्बैंड वाइफ बड़े ज़ईफ़ थे, उनके लिए मेरे बड़े करीबी जानने वालों की तरफ से आ गए। उनका हमने पैकेज बुक कर दिया। हमें बताया गया जी इनका होटल यहाँ पे होगा, 100 मीटर पे होगा, 200 मीटर पे होगा, और आप इनको ट्रांसपोर्ट का भी कोई मसला नहीं होगा, होटल भी बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। अच्छा, मैंने उनको पैकेज तो बुक करके दे दिया। अब जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने पहुँच के तो सबसे पहले एक गिला शिकवा ये किया कि यार यहाँ पे जो बस हमें जो है एयरपोर्ट से लेने नहीं आई हुई, 3 घंटे वेट करना पड़ा, अब हमें शटल में लेकर जा रहे हैं वहाँ पे। खैर वो चले गए। 2-3 दिन तक उन्होंने रब्ता नहीं किया मेरे से। 2-3 दिन बाद मुझे किसी सऊदीया के नंबर से फ़ोन आया कि आपके हाजी जो है वो हमारे होटल के बाहर बैठे हुए हैं। बताइए। मैंने कहा वो क्यों बैठे हुए हैं? कहते जी वो उनकी ट्रांसपोर्ट ने उनको यहाँ पे उतार दिया और उनको गाइड ही नहीं किया कि उन्होंने जाना कहाँ पे है। उन्होंने मेरी उनसे बात करवाई उन बुज़ुर्ग से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अली, आप जो है वो, आपको मैं मेरे बेटों की तरह हूँ, आपने जो है वो दोबारा उम्रे का काम नहीं करना, आप छोड़ दो। उस दिन से लेके आज तक इनकी कमिटमेंट्स के ऊपर मैंने आज तक कभी भी उम्रे का काम दोबारा नहीं किया। ये कमिटमेंट्स होती हैं मक्का मदीना में जाके लोगों के साथ ये मामलात होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप ज़ाहिर ट्रैवल एजेंट है, आपको आइडिया होगा। ये थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन बताएं। ये जो एयरबस है A380 बड़ा जहाज, डबल टैकर होता है ऊपर नीचे, और बोइंग 777
777 है ना जी, बोइंग, इसमें बेस्ट फैसिलिटी कहाँ है? मतलब ज़्यादा लग्जरी या जो फर्स्ट क्लास दोनों के हैं, ज़्यादा अच्छे किसके हैं, और कौन सी बड़ी बड़ी एयरलाइन कौन कौन से जहाज़ यूज़ करती हैं, ये भी बता। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि एयरलाइन कौन सी है। बोइंग 777 जो है वो भी सारी एयरलाइंस यूज़ कर रही हैं, एमिरेट्स भी यूज़ कर रही है, कतर भी यूज़ कर रही है, इतिहाद भी यूज़ कर रही है, A380 भी, ये सारी बड़ी बड़ी जितनी भी एयरलाइंस हैं ये यूज़ कर रही हैं। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं एयरलाइंस वाले अपने मुताबिक तय करते हैं। अब जैसे कतर एयरवेज़ है, उन्होंने क्यू सूट्स जो हैं स्वीट्स वो दिए हुए हैं उसके अंदर, उसमें नहाने वगैरह का भी सारा कुछ है, पूरा एक बेड दिया है, और पता नहीं A380 में आपको वहाँ पे ये मिल सकता है, जबकि ये चीज़ आपको इतिहाद के A380 में नहीं मिलेगी। इतिहाद की A380, हाँ, उसमें आपको ये स्वीट्स वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। कतर वालों ने जो है वो ये लॉन्च किया हुआ है, जबकि एमिरेट्स में आपको मिल जाएगा ये। तो ये एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट एयरलाइन आप भी जानते हैं जो चल रही है वो कतर एयरवेज है, और वो सर्विसेज के लिहाज से इस टाइम पे सबसे आगे है। पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स कतर की ही ऑपरेट हो रही हैं, या उसके बाद एमिरेट्स की हो रही हैं। तो कंपैरिजन लोग कतर और एमिरेट्स का ज़्यादा करते हैं। इस टाइम पे कतर एयरवेज जो है कितने का है इनकी स्वीट की टिकट, कितने की है मैक्स? अगर आपने यहाँ से दोहा तक ही जाना है, और स्वीट वैसे तो पाकिस्तान में आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे वो वाले प्लेन्स आते नहीं हैं पाकिस्तान में। अच्छा, वो ए प्रोफाइल प्लेन्स नहीं, ए प्रोफाइल प्लेन पाकिस्तान में नहीं आते। आपकी सिक्योरिटी चेकिंग भी बिल्कुल अलग किस्म की होती है पाकिस्तान में। आपको ये वाले रूट्स जो मिलेंगे वो यूरोपियन साइड पे मिलेंगे, कतर एयरवेज़ के या एमिरेट्स के, या आपको अमेरिका की फ़्लाइट्स पे मिलेंगे या कनाडा की फ़्लाइट्स पे मिलेंगे। यहाँ से आपको जो है वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा 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 अच्छा। और वो आपने पैसों का जो आप बता रहे थे, पैसों का, अगर यहाँ से दोहा जाए, हाँ, अगर आपने यहाँ से दोहा जाना है, जो आप अगर अपनी फ़र्स्ट क्लास की टिकट, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास मिलती है या बिज़नेस क्लास या इकोनॉमी, फ़र्स्ट क्लास की टिकट यहाँ से दोहा की आपको मिलेगी तकरीबन 11.5 से 12 लाख रुपए की। बताइए बताइए, मतलब प्लाट ले लें या टिकट ले लें, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये और इनकी जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं और सारा स्टाफ, स्टीवर्ड्स, पायलट, इनकी सैलरियाँ कुछ आइडिया है? सैलरियाँ आप सुन के हैरान रहेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे जो कतर और एमिरेट्स जो दो फर्स्ट नंबर पे हैं, इनकी कम से कम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख प्लस इनकी सैलरी जो है वो मिनिमम है। और बाकी जो स्टीवर्ड्स वगैरह होते हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15 लाख प्लस से शुरू होती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ज़ाती तौर पे आपकी फेवरेट एयरलाइन? मैं तो कतर पे ट्रैवल करता हूँ। कतर पे? हाँ जी, कतर पे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर एयरलाइन डिले हो जाए, हम अक्सर देखते हैं कि, बल्कि मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है, अभी मेरे साथ पिछले महीने हुआ है। अच्छा, एक जद्दा में उतरा तो दुबई के थ्रू गया था मैं, ट्रांजिट था, और मेरा सामान वहीं रह गया, तो मुझे सामान भी लेने खुद ही जाना पड़ा। अच्छा, सामान भी नहीं पहुंचाया, वो पता है आपको, फिर वहाँ पे उनकी एक अजीब सी एक एटीट्यूड होता है कि भाई आप यहाँ आके लें। तो ये अगर एयरलाइन डिले हो जाए या एयरलाइन कैंसिल हो जाए तो ये कुछ देती है, और अगर देती है तो क्या तरीक़ेकार फॉलो करना पड़ता है कि चीज़ें लेने के लिए? अच्छा, अगेन एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में तो जो लोकल लेवल की एयरलाइंस हैं जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, अगर वो कैंसिल हो जाएं तो वो आपको रिफ़ंड कर दें तो बहुत बड़ी बात है। रिफ़ंड भी उस पर नहीं जाते, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट क्या किया जाता है, आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट में बुकिंग कर दी जाती है। इससे ज़्यादा ये तो हक है हमारा। हाँ, इससे ज़्यादा कंपनसेशन नहीं देंगे, या आपको एक टाइम का खाना दे देंगे, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा रात है तो एक नाइट का होटल आपको दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा प्रोफेशनल फ़्लाइट्स में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं अमेरिका जा रहा था, तो अमेरिका से जो मेरी अगली फ़्लाइट थी वो थी टोरंटो की, कनाडा की। तो अमेरिकन एयरपोर्ट पे अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जिसने फ़िलाडेल्फिया से आगे टोरंटो जाना था। तो वो फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई। डिले होने के बाद उनकी तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट की गई है कि हमारे पास इतने लोगों की गुंजाइश है अगली फ़्लाइट में, जो लोग उसमें जाना चाह रहे हैं हम उनको भी एज अ डिले कंपनसेट तो करेंगे $200 तक। अच्छा। लेकिन जो लोग कल की फ़्लाइट में जाएंगे हम उनको $450 भी देंगे, रात का स्टे भी देंगे।
तो आप रुक गए? मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं बड़ा एग्जॉस्ट हो चुका था। लाहौर से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा, इस्लामाबाद से अगली फ़्लाइट दोहा की थी, दोहा से फिलाडेल्फिया की थी। तो मुझे ऑलमोस्ट कोई 25 घंटे हो गए। पाकिस्तान में तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी तो नहीं है ना, ये एक अलमी है। तो मुझे 25 घंटे हो चुके थे वहाँ पे, तो मैं बड़ा एग्जॉस्ट था। मैं फिर अगली फ़्लाइट में ही चला गया, लेकिन उन्होंने कंपनसेट किया हम लोगों को। जो लोग उस फ्लाइट में गए, जो अगले दिन गए, उनको $450 उन्होंने जो है वो पे किए। तो बाहर की एयरलाइंस में और पाकिस्तान की एयरलाइंस में, कौन सी एयरलाइन थी? अमेरिकन एयरलाइंस। इसका वाया कतर थी, कोड शेयर कतर के साथ अमेरिकन एयरलाइंस का था। तो हमने यहाँ से कतर बुक की थी, तो आगे हम अमेरिका। अच्छा, मैंने सुना है कि जितने भी अमेरिकन एयरलाइंस हैं, ये जो डोमेस्टिक उड़ती हैं, ये बड़े रफ यूज उड़ाते हैं और पायलट ढा मार रहे होते हैं ज़मीन पे, और बड़ा अनप्रोफेशनल टाइप के पायलट्स हैं। ये बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, मेरा ज़्यादा ट्रैवल वहाँ पे लोकल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 3 या 4 दफ़ा शायद मैंने ट्रैवल किया। और ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि हालांकि बड़ी शदीद मुझे नींद आ रही थी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिलाडेल्फिया से टोरंटो तक, सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, और मुझे ये था कि मैं बैठते साथ ही सो जाऊँगा। अब बस हो गई भी, अब 25 घंटे लग चुके हैं जागते हुए। जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ किया, तो उसके बाद आप यही समझें कि आपने को जीटी रोड पे बस उतार दी। वो हाल ये था कि आपको जो है वो टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा 1.5 घंटा जो है वो आप शायद कलमा ही पढ़ते हुए गुजारेंगे। और ये होता है, ये शायद उधर के एडवर्स वेदर सिचुएशन भी शायद वहाँ पे इस तरह की होती है, इस तरह के मामला हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि एमिग्रेशन, सारी जितनी कंट्रीज़ में जब बंदा एंटर होता है, एमिग्रेशन काउंटर ज़ाहिर है वो चेक करते हैं। आजकल तो वॉक थ्रू गेट्स लग गए हैं बहुत सारे ममालिकों में, लेकिन एमिग्रेशन का ज़ाहिर कॉन्सेप्ट तो रहेगा। तो सबसे मुश्किल एमिग्रेशन दुनिया में कौन से मुल्क की आपने देखी? नादिर भाई, सबसे मुश्किल इमिग्रेशन जो है वो जापान की है। इस टाइम पे अगर आप जापान एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी, नरीता एयरपोर्ट, वो स्पेशल कमरे में ले जाएंगे। स्पेशल बैग खुलवाया था आपका? सर मेरे साथ बैग भी डाला था, बैग भी डाला था, लेकिन वो मैं आपको अमेरिका में जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जापान में हुआ कि ये अलहदा से कमरे में जो है वो लेकर गए, वहाँ पे जाके पूरा मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ तक के ड्राइवर लेने आया हुआ था होटल वालों का, उन्होंने नीचे भेजा बंदे को जाके देख के और ड्राइवर खड़ा हुआ है या नहीं। उसके बाद वहाँ से पैसे चेक किए उन्होंने कि आपके पास हैं कितने। होटल में फ़ोन किया कि इन्होंने पेमेंट कितनी दी हुई है। होटल वालों ने बताया कि इन्होंने इतनी पेमेंट दी हुई है। उन्होंने आगे मेरे से रिकन्फर्म किया कि आपने दी कितनी है, तो उन्होंने उसको मैच किया बाकायदा कि होटल वालों ने कितना बताया और ये कितने बता रहे हैं, कि ये सच्चे कितने हैं पाकिस्तानी, कि वहाँ पे आपसे इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने मैप ला के दिखाया, ये टोक्यो का मैप है, आपका होटल है, यहाँ से कौन सी चीज़ कितनी कितनी दूर है। यानी आपको ये बताना है टोक्यो स्काई ट्री मेरे होटल से 10 किलोमीटर के फासले पे है, शिंजुकू एरिया वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे है। यानी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किया तो नीचे पहुँचे तो वहाँ पे आपका बैग स्कैन हो रहा है, और उनके पास डिवाइसेस जो उनकी बड़ी हाई लेवल के। पासपोर्ट की वजह से हुआ है? अगर यही ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो इस तरीके से नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो आप जैसे कह रहे थे वॉक थ्रू, तो आप वॉक थ्रू से भी गुजर के जा सकते हैं। आप तो अब जैसे दुबई में भी वॉक थ्रू लगाया हुआ है, लेकिन कई लोगों के साथ आपने देखा होगा ऐसा होता है कि वो अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है आप इमिग्रेशन काउंटर पे ही। जी जी जी। और ये मामला मेरे साथ टोरंटो एयरपोर्ट पे भी हुआ कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मशीन्स लगाई हुई हैं। आपने वहाँ पे मशीन में अपना पासपोर्ट स्कैन करना है तो आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। 2-3 वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। जब आप वहाँ पे फिल करेंगे ना कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ और मेरी ये फ़्लाइट थी, उसके बाद उन्होंने क्रॉस लगा दिया कि आपकी इस गेट से एंट्री नहीं हो सकती, आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएं। सही है। फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया और उन्होंने मेरे से 8-10 सवाल करने के बाद आगे। भाईजान मैं उतरा नरीता एयरपोर्ट। अच्छा। मुझे 2 बड़े बेहतरीन से लोग कम है ये सही यहाँ से सब वहाँ से जा रहे हैं। मुझे मैं थोड़ा मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट तो हो गया कि भाई नादिर भाई ये सब नाड़ा वाड़ा खुलने वाला है। साइड से ले गए, वो लेडी थी, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसने खड़ी हुई, वेलकम टू जापान सर। मैं उसने 2-4 सवालात किए, बोला आपको लेने कौन आया हुआ? मैंने कहा वो माय फ्रेंड आए हुए हैं, रास्ते वो बाहर खड़े हुए हैं। वो मुझसे पूछ रही है उसकी एज क्या है। मैंने कहा एज, अब वो जाहिर है क्रॉस क्वेश्चन ज़रा सारी चीज़ें वो जैसे आप बोल रहे हैं ना कंफर्म करने के लिए।
मैंने कहा यार ये एज कितनी, आप 40 तो लगाए, 45 का तो है, शक्ल से 50 का बुढ़ा लगता है वो। तो अब वो बोल रही है कि मेरी बात कराइए, वो बात कर रही है कि यार ये बंदा आपके पास ही आ रहा है और आपके पास ही रुकेंगे, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसके बाद हमारा बैग स्कैन हुआ है, फिर उसके बाद वही स्कैन वाले जो ऑफिसर्स थे वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए, शायद देखने आए थे कौन आया हुआ क्या, फिर उन्होंने छोड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापान की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सर, वन ऑफ द टफेस्ट है। इसके बाद आजकल जापान के साथ साउथ कोरिया भी है, और साउथ कोरिया ने भी सेम जापान वाला ही सिचुएशन शुरू कर दी है। तो अब क्योंकि वीज़ाज़ काफ़ी ज़्यादा इशू हुए थे बहुत सारे लोगों के, तो सेम जो ट्रीटमेंट आपको जापान में मिल रही है, सेम वही आपको साउथ कोरिया में भी मिलेगी। अच्छा, दुनिया का सबसे महंगा मुल्क जहाँ पे बहुत, मतलब यार ये बहुत महंगा है यार, बहुत एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव जो है वो कनाडा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है टैक्सेस की सेंक्शंस भी लग गई हैं। तो कनाडा, बहुत लोग यहाँ से बड़ा सोचते हैं कि हम कनाडा चले जाएं, ज़िंदगी बन जाए, ये वो एक अलग मामला है। लेकिन जब आप ख़र्चा वहाँ पे देखें तो वो अमेरिका की निस्बत भी 1.5 गुना ज़्यादा है। और ये सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है। आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो आपका जो है ख़र्चा ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड किसी दूसरे सिटी में चले जाएँ तो वहाँ पर आपका ख़र्चा कम होगा, तो उससे कम है। लेकिन कनाडा जो है वो खर्चे के लिहाज से, एक्सपेंसेस के लिहाज। अच्छा, लोग जो सोचते हैं जवाब साहब कि अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सबसे बेस्ट कमाने की जगह आपके तजर्बे की बुनियाद पे कहाँ है इन चारों में से? अमेरिका वाकई सबसे बेस्ट है कमाने के हिसाब से, क्योंकि आप, ये वैसे मैंने सुनी है कि कमाओ अमेरिका में, लगाओ ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अमेरिका में ना आपको जाते साथ ही ना वो कहते हैं आपको एयरपोर्ट से ही उठा के सीधा काम पे ले जाएंगे। अच्छा। कितना वहाँ पे काम है अमेरिका में, और लोग भी वहाँ पे ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आपको फौरी तौर पे जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मिल जाएँ। इसी तरह अगर आप जो है वो कनाडा को देखते हैं अमेरिका की निस्बत, तो वहाँ पे ये काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने वेट करना पड़ता है कि शायद आपको कहीं पे जॉब मिल जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग कमाने के लिए कनाडा से अमेरिका आते हैं। अच्छा। हाँ, और लाइफ के हिसाब से, सेटलमेंट के हिसाब से अमेरिका वाकई नंबर 1 है, इसमें कोई शक अभी तक है। और अमेरिका में कौन सी जगह? अमेरिका में ज़्यादातर जहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी जो जाते हैं वो तो हम न्यूयॉर्क में ही जाते हैं, या इसके अलावा टेक्सास में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है। कैलिफोर्निया वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो कमाने के लिहाज से तो पूरा अमेरिका ही जो है वो पाकिस्तानियों के लिए तो एक जन्नत ही है। यहाँ पे अभी किसी को वीज़ा ऑफ़र करें तो वो तो फौरी तौर पे जो है वो जाने की करेगा। गाली अमेरिका को देगा, वीज़ा ले लेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन गाली भी खैर वो कुछ हरकतें की हैं लोगों के दिल दुखे में, खैर वो एक अलग मामला है। तो आपने अगर जो है ना वो कंपैरिजन करना है कंट्री वाइज, तो आप अमेरिका को तो कभी किसी भी सूरत में पीछे नहीं कर सकते हैं। अमेरिका हमेशा से नंबर 1 था, नंबर 1 है। लेकिन ये लोग मानते नहीं है ना। हमारे यहाँ पे जो है वो गालम गलोच का रिवाज है कि हमने कोई भी बात होगी ये अमेरिका करवा रहा है, कोई भी गलत काम होगा ये अमेरिका करवा रहा है, उसके ऊपर डालना। अब मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन ठीक है मामला। लेकिन अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका करवा रहा है तो उनको अमेरिका का वीज़ा देंगे तो वो नहीं जाएंगे। यार वो तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन करवा अमेरिका ही रहा था। वो ये भी बोलेंगे भाई क्या करें। नजर भाई, आपने अमेरिका जाना है? भाईजान अमेरिका जाना है, और अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका नंबर 1 है, हम बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने तरक्की की है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। और वो रूल करते हैं। डॉलर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, डॉलर को यूं फौरन पकड़ा जाता है, सब कुछ है। बिल्कुल ये देख लीजिए कि उसकी इमिग्रेशन भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल एयरपोर्ट पे। हाँ, शाहरुख खान को भाई खज्जल कर दिया था, याद है आपको? बिल्कुल 6-8 घंटे शाहरुख खान का इंटरव्यू आया था इस पे कि भाई उन्होंने कहा आप एक और शाहरुख खान है जो कि टेररिस्ट टाइप का है। अच्छा, आप कहीं वो तो नहीं है? हाँ, उसको बिठा दिया था 6 घंटे, और बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। खैर भाईजान, जाते जाते ट्रैवल एजेंसी का क्या फ्यूचर है? चीज़ों में हर बंदा ऑनलाइन हो रहा है, हर बंदा खुद बुकिंग कर रहा है, खुद जा, ना ट्रैवल एजेंट के होटल अपना, ना जहाज़ अपना, ना गाड़ियाँ अपनी। ट्रैवल एजेंट तो सर्विसेज देता है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है? अच्छा, इसमें पिछले तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर ना, अगर आपके पास पाकिस्तान में सपोज 100 ट्रैवल एजेंट्स थे ना, अब इस टाइम पे 1500 हो चुके हैं।
हाँ बड़े, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने ये वाली फील्ड इख्तियार की है। लेकिन ये भी रियल एस्टेट की तरह ही है कि आपने एक ही दफ़ा जो है वो काम को बहुत ज़्यादा उठा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही अब ये सख्तियाँ होना शुरू हुई हैं, एयरपोर्ट्स पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई हैं, लोगों को टिकट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी जो हैं वो हो चुकी हैं पाकिस्तान से, तो ये चीज़ें एकदम से कोलैप्स भी कर जाती हैं। ट्रैवल एजेंट्स का जो मेन मामला है वो हज उम्रे तक रहेगा। बाकी ये जो प्रॉपर कंसल्टेंसी वाला काम है ये शिफ्ट हो जाएगा टूर्स के ऊपर मुकम्मल। सिर्फ टूर्स जो हैं वो यहाँ पे बाकी रह जाएंगे। बाकी ये जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं या घूमने फिरने के सारे मामलात करते हैं, उनको सिर्फ अच्छे से अच्छा पैकेज ही चाहिए होगा। यही फ्यूचर है इनका कि जो लोग इस चीज़ के अंदर पहले से ही एंटर हो जाएंगे टूर्स के अंदर, वो कामयाब हो जाएंगे। जो लोग नहीं इसके अंदर एंटर होंगे वो पीछे रह जाएंगे। भाई कमाल है सैयद जावाद साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। आपके साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में लोगों को मिली होगी। आई एम श्योर जो ट्रैवल जो करते हैं वो बहुत कुछ उनके लिए इस पॉडकास्ट में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई, और अली बाबा ट्रैवल्स के लिए बेस्ट विशेस सर। थैंक यू। कभी जिंदगी में शायद आप हमें भी लेके जाएंगे तो हम जी इंशाल्लाह। आपको आपके साथ प्लान, आपको पता है कि हमारा प्लान है आपके साथ, और आपको जो है वो बिल्कुल हमने निराश नहीं करना। नहीं बिल्कुल हम बिल्कुल आपके साथ हैं और चीज़ों में कहीं ना कहीं ज़रूर सफ़र करेंगे। उर्दू वाला सफ़र, अंग्रेजी वाले सफ़र से अल्लाह आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे लेके जाना अली बाबा ट्रैवल का। बेहतरीन। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अली बाबा के सैयद जवाद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।